नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन, आप करंट अफेयर के क्वेश्चन भी जो है वो कह सकते हैं। आपको पता है कि अभी पीजीटी का एग्जाम संडे को होगा, तो हमारा पूरा का पूरा फोकस जो है एग्जाम के ऊपर है, ताकि जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करें उन सभी से जो है वो आपको हेल्प मिल सके। और हर क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन लिंक करके पूछा जाए तो वहाँ से भी आप उसको करेक्ट कर सकें या फिर ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकें, कैसे भी करके आपकी हेल्प हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है हम डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड अकॉर्डिंग टू स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया। तो देखिए ये SPAI की एक रिपोर्ट आई, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। देखिए जो स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया की रिपोर्ट आई, इसके अकॉर्डिंग क्या पता चला कि कौन से स्टेट या फिर केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो वो है लद्दाख। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगर हम इस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है, हमने शायद ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया है, परंतु उस टाइम शायद कुछ और डिस्कस कर लिया था हमने। आंसर इसका सही लद्दाख ही है, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। हम बात करते हैं कि कितने स्नो लेपर्ड जो है वो कौन से स्टेट या कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है और कितने स्नो लेपर्ड हिमाचल प्रदेश में है। अगर हम इस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो लद्दाख में 477 स्नो लेपर्ड जो है वो आंकें या फिर यूं कहें कि काउंट किए गए हैं यहाँ पर। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो उत्तराखंड जो है वो आता है। उत्तराखंड में कितने स्नो लेपर्ड जो हैं वो काउंट किए गए हैं, 124 जो हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश तीसरे नंबर पर आता है, यहाँ पर जो है वो 51 स्नो लेपर्ड जो है वो काउंट किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो है वो 36 काउंट किए गए हैं। और अगर हम लद्दाख की बात अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे कम 9 जो हैं वो काउंट किए गए हैं। हम बात करें कि पूरे इंडिया में कितना एस्टिमेट है इनका, तो पूरे इंडिया में 718 स्नो लेपर्ड्स का एस्टिमेट जो है वो बनाया गया है या फिर लगाया गया है। अब देखो एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। आपने ध्यान रखना है कि कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने जो है स्नो लेपर्ड को जो है वो अपने नेशनल सिंबल के रूप में जो है वो डिक्लेयर किया है। तो किर्गिस्तान कंट्री ने। आपने कंट्री का नाम ध्यान रखना है और उसका सिंबल ध्यान रखना है। किर्गिस्तान कंट्री जो है ना, इसने स्नो लेपर्ड को जो है वो अपना नेशनल सिंबल जो है वो डिक्लेयर किया है। अच्छा, यहाँ से स्नो लेपर्ड हिमाचल का स्टेट एनिमल है, ये तो आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं रिसेंटली विच प्लेयर वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में कौन सी खिलाड़ी ने जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 महिला एकल का खिताब जो है वो जीता है। देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये खिताब जो है वो किसके द्वारा जीता गया है, आरेना सबालेंका के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन बी आरेना सबालेंका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये तो हमने बात कर ली वुमेन के मामले में। अगर हम बात करें उसी तरह मेन सिंगल भी तो रहा होगा, तो मेन से अगर हम विनर की बात करें कि किसके द्वारा ये खिताब 2024 का जीता गया है, तो मेंस में ये जेनिक सिनर के द्वारा जो है वो जीता गया है। जेनिक सिनर का नाम आपने ध्यान रखना है। ये जो है वो इटली के प्लेयर हैं, इनके द्वारा ये खिताब जो है वो जीता गया है। और क्वेश्चन पूछने वाला तो ये भी पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो कौन सी खेल के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, किस खेल से ये संबंधित है, तो ये टेनिस खेल से जो है वो संबंधित है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का, तो ये भी नोट करें। यहाँ से कुछ एक अवार्ड जो अलग अलग व्यक्तियों या फिर कंट्रीज़ के द्वारा जीते गए हैं उनको रिवाइज करेंगे। अगर हम बात करें कि बैडमिंटन एशिया वुमेन्स टीम की चैंपियनशिप जो 2024 में हुई, कौन सी कंट्री इसकी विनर रही, तो इंडिया जो था वो इसका विनर रहा, वो आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि मिस यूनिवर्स 2023 का टाइटल जो है वो किसने जीता है, वो सेनिस पैलेसियोस के द्वारा जीता गया है। वो कौन सी कंट्री से संबंध रखती हैं, तो निकारागुआ कंट्री से जो है वो संबंध रखती हैं। उनकी कंट्री आपको ज़रूर पता होनी चाहिए कि कौन सी कंट्री से जो है वो संबंध रखती हैं। और हमने पॉवर्टी एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 का पढ़ा था कि किसको दिया गया है, तो वो विराट कोहली को जो था वो दिया गया था पॉवर्टी एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। ठीक है जी, तो ये सारे क्वेश्चंस हमने पढ़ रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। तो देखिए ये जो डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव है ना, ये कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है, तो ये कर्नाटका राज्य से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कर्नाटका स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है, चलो सही बात है, परंतु आपने ध्यान रखना है किसी डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव में है क्या। इसमें बात की गई है जो गेमिंग आपको पता है इंडिया का गेमिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है या कर चुका है, और सोशल मीडिया के बारे में बात की गई है। इसमें स्क्रीन टाइम को मैनेज करने की जो है वो बात कही गई है। तो आपको पता है कि आज के टाइम में ना ये बहुत ही टॉक्सिक चीज़ें जो हैं वो हो गई हैं। जैसे कि एक बार अगर रील्स देखने लग पड़े तो जितना मर्जी स्लाइड कर लीजिए, एंडलेस चीज़ें हैं, ख़त्म ही नहीं होंगी, और आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। गेमिंग में भी वैसा ही है, जैसे आपने देखा था कि पबजी का ट्रेंड कितना चला था किसी टाइम, तो वैसी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, स्क्रीन टाइमिंग को मैनेज करने के लिए जो है ये इनिशिएटिव चलाया गया है।
हमने ना कुछ टाइम पहले एक सिल्वर लाइन बटरफ्लाई पढ़ी थी, कॉन्जॉइंट सिल्वर लाइन बटरफ्लाई थी, वो कौन से स्टेट में जो था वो पाई गई थी, इस तरह से थी कॉन्जॉइंट सिल्वर लाइन बटरफ्लाई। तो ये जो था वो कर्नाटक में जो था वो पाई गई। ये आपने ध्यान रखना है कि ये कौन से स्टेट में पाई गई। कर्नाटक का ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है पहले। और कौन से स्टेट में ये कंबाला बफेलो रेस जो है वो होती है। कंबाला बफेलो रेस की बात करें तो ये भी जो है वो कर्नाटक में ही जो है वो होती है। तो कर्नाटक का एक और क्वेश्चन आपने ये ध्यान रखना है। अगर आपने आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए ऐसा ही, तो आपने ध्यान रखना है, हमने पोंगल फेस्टिवल पढ़ रखा है। पोंगल फेस्टिवल कौन से स्टेट का जो है वो फेमस फेस्टिवल है, तो ये तमिलनाडु स्टेट का जो है वो फेमस फेस्टिवल है। तो हमने कंबाला के साथ पोंगल को भी जो है वो साथ में जोड़ लिया। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो इसी तरह से लिंक करके याद रहेंगे और एग्जाम में भी ऐसे ही पूछे जाएंगे, चाहे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गई, चाहे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इस तरह की ट्रिक्स काम करेंगी। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं ऑपरेशन स्माइल एक्स रिसेंटली लॉन्च्ड टू रेस्क्यू चाइल्ड लेबरर्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये ऑपरेशन चलाया गया है स्माइल एक्स। देखो स्माइल एक्स ऑपरेशन जो है वो चलाया गया है, ये कौन से स्टेट के द्वारा जो है वो चलाया गया है। देखो ये ऑपरेशन जो है वो कौन से स्टेट के द्वारा चलाया गया है, तेलंगाना स्टेट के द्वारा जो है वो चलाया गया है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्यों चलाया गया है? ताकि जो लेबरर होते हैं उनको जो है वो रेस्क्यू किया जा सके। अब देखो ये क्वेश्चन पहले भी जो है वो HPSSC के द्वारा जो है वो एक एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। आप कहेंगे कि HPSSC तो कब का सस्पेंड हो गया है। अब देखो हाँ, जब पेपर कंडक्ट करवाया जाता था HPSSC के द्वारा तो उस टाइम जो था ये क्वेश्चन पूछा गया था, परंतु उस टाइम वो चर्चा में आया था तब पूछा गया था। अभी फिर से चर्चा में आया है तो अभी फिर से आपको ये याद रखना है, और कौन सा स्टेट है, क्यों चलाया गया है वो पता होना चाहिए। अब देखो बात ऑपरेशंस की जा रही है, तो हम अलग अलग ऑपरेशंस पढ़ चुके हैं। इन टर्म ऑफ स्टेट हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इन टर्म ऑफ कंट्री। जो इंडिया के द्वारा अलग अलग कंट्रीज़ में जो है वो अलग अलग टाइम में ऑपरेशन लॉन्च किए गए। एक तो अभी जो हमने कल परसों डिस्कस किया था ऑपरेशन इंद्रावती, एक आपको वो याद रह जाएगा, वो आपको नहीं भूलने वाला ऑपरेशन इंद्रावती, क्योंकि ये ऑपरेशन जो है वो इंडिया के द्वारा अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है। एक हैती कंट्री है, यहाँ पर अपने नागरिकों को रेस्क्यू करने के लिए जो है वो चलाया गया है। इसी तरह से अपने नागरिकों को रेस्क्यू करने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन अजय भी जो था वो चलाया था। अब ये ऑपरेशन अजय जो था वो कौन सी कंट्री से रेस्क्यू करने के लिए चलाया गया था? आपको पता है इसराइल का वॉर हुआ, इसराइल हमास वॉर देखने को मिला 2023 में, तो इंडिया ने अपने नागरिकों को वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन अजय जो था वो चलाया था। इसी तरह से हमें देखने को मिला कि इंडिया ने ऑपरेशन कावेरी जो था वो चलाया था। इंडिया ने ऑपरेशन कावेरी जो था वो चलाया था ताकि अपने जो सिटीजन्स हैं उनको जो है वो सूडान कंट्री से जो है वो निकाला जाए, और सूडान में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था। उसके बाद इंडिया के द्वारा ये ऑपरेशन जो था वो लॉन्च किया गया था वहाँ पर। ऑपरेशन दोस्त भी हमने जाना था कि ऑपरेशन दोस्त भी इंडिया ने जो था वो लॉन्च किया था। ऑपरेशन दोस्त इंडिया ने क्यों लॉन्च किया था? ताकि टर्की और सीरिया कंट्री में जब भारी भूकंप जो था वो आया था, ये फरवरी 2023 की बात है, लगभग 1 साल पुरानी बात है। तो देखो उस टाइम जो था वो इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त जो था वो अपने नागरिकों को वहाँ से बचाने के लिए लॉन्च किया था। ये ऑपरेशन देखो एग्ज़ाम में पूछे जाएं ना पूछे जाएं अलग बात है, परंतु आपके पास नोट होने चाहिए। PGT का एग्ज़ाम ही अकेला नहीं देंगे, बहुत सारे एग्ज़ाम्स आप देंगे तो कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी इनॉग्रेटेड। तो बोलते हैं कि भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम जो राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय का जो भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय है उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? अभी हाल फिलहाल में इंडिया के ये पहले डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी का इनॉग्रेशन किया गया है। इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखो हैदराबाद में इसका इनॉग्रेशन किया गया है, सही बात है कि हैदराबाद में किया गया है। एपिग्राफी के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एपिग्राफी होता क्या है? तो देखो इंस्क्रिप्शंस की जो स्टडी होती है ना, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस को जो है वो एपिग्राफी जो है वो कहा जाता है। हिंदी में अगर आप कहेंगे ना तो प्राचीन और मध्यकालीन की जो अध्ययन है, वहाँ की लिखावटों का जो अध्ययन है उसको एपिग्राफी यानी कि पुरालेख जो है वो कहा जाता है। ये आपने क्वेश्चन ध्यान रखना है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, GK में भी ये क्वेश्चन बन सकता है। हिमाचल प्रदेश में अगर हम म्यूजियम्स की बात करते हैं, हिमाचल का सबसे पहला ये सबसे ओल्डेस्ट म्यूजियम कौन सा है? भूरी सिंह संग्रहालय जो है वो सबसे ओल्डेस्ट या पुराना म्यूजियम है न, या फिर आप यूँ कहेंगे कि ये सबसे पहला म्यूजियम भी है। 1908 में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। राजा भूरी सिंह जो चंबा के राजा थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही जो है ये भूरी सिंह म्यूजियम भी जो है वो स्थित है। क्वेश्चन पूछने वाले ने बहुत ज़्यादा दिमाग लगा दिया और क्वेश्चन पूछ लिया कि भूरी सिंह म्यूजियम कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो वो रावी नदी के किनारे जो है वो स्थित है, वो आपने ध्यान रखना है।
तो चलिए जी, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया जो कि इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं रिसेंटली जिरकॉन मिसाइल अ सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। तो बोलते हैं अभी हाल फिलहाल में ये जिरकॉन मिसाइल एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये बोलते हैं हाल ही में किस देश के द्वारा लॉन्च की गई है। तो अगर हम बात करते हैं ये जिरकॉन मिसाइल, जिरकॉन इंपॉर्टेंट मिसाइल है, एक किस कंट्री के द्वारा जो है ये लॉन्च की गई है। तो ये जो है वो रशिया के द्वारा, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। रशिया के द्वारा जो है वो लॉन्च की गई है। देखो आपको पता है रशिया और यूक्रेन का वॉर जो है वो आपस में चला हुआ है। तो रशिया अलग अलग टाइम में जो है वो अलग अलग तरह की अपनी मिसाइल्स को जो है लॉन्च करता रहता है यूक्रेन पे। और यूक्रेन की कैपिटल कहाँ पर स्थित है? कीव में जो है वो यूक्रेन की कैपिटल स्थित है। रशिया की कैपिटल जो है वो मॉस्को में जो है वो स्थित है। अब देखो जब भी रशिया यूक्रेन की बात होती है तो हम जो है वो नाटो को नहीं भूल सकते। नाटो के बारे में आपने ध्यान रखना है कि नाटो का जो लेटेस्ट मेंबर हमने पढ़ा है 32 नंबर का मेंबर, वो जो है वो स्वीडन बना है 32 नंबर का मेंबर। 31 नंबर का मेंबर इसके बाद इससे पहले हमने पढ़ा था फिनलैंड जो है वो 31 नंबर का मेंबर जो है वो नाटो का है। नाटो की फुल फॉर्म और नाटो की स्थापना कब हुई थी, ये तो क्वेश्चन बड़ा ही बेसिक है तो ये पता होना चाहिए। नाटो की जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी, 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है नाटो का, वो भी पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेल्जियम ब्रुसेल्स में जो है वो स्थित है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय द नासा टू सर्वे ओशियन एंड एटमॉस्फेयर। तो बोलते हैं कि नासा द्वारा महासागरों और वायुमंडल का सर्वेक्षण करने के लिए अभी एक सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया गया है। उस सैटेलाइट का नाम क्या है? देखो अगर हम बात करते हैं कि नासा के द्वारा ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? और इसका नाम आपने ध्यान रखना है, पेस इसका नाम है, PACE जो है वो उसका नाम है। आपने ये भी ध्यान रखना है कि लॉन्च क्यों किया गया है। तो इसको लॉन्च किया गया है ताकि ओशियन और एटमॉस्फेयर को जो है वो सर्वे किया जा सके। पेस की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है P स्टैंड फॉर प्लैंकटन और A स्टैंड फॉर एरोसोल, ये आपने ध्यान रखना है। C स्टैंड फॉर क्लाउड और E स्टैंड फॉर ओशियन इकोसिस्टम। ये ओशियन इकोसिस्टम ये जो है वो पूरी इसकी फुल फॉर्म है। प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, ओशियन इकोसिस्टम, ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है। नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था 8 फरवरी 2024 को। ये आपने नोट करना है। हमने इससे पहले एक्सपोसैट भी जो था वो पढ़ा था। एक्सपोसैट ये हमने इस तरह से पढ़ा था, ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया एक सैटेलाइट है। इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था जनवरी 2024 में इसको लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था और कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था टू स्टडी ब्लैक होल की स्टडी के लिए जो था वो एक्सपोसैट सैटेलाइट को इसरो ने लॉन्च किया था। और किया कहाँ था सीधा लॉन्च? तो श्रीहरिकोटा से जो था वो इसको लॉन्च किया गया था। ये भी आपने ध्यान रखना है कि कहाँ से लॉन्च किया गया था। एक्सपोसैट हो गया, पेस हो गया, ये दोनों सैटेलाइट आपने ध्यान रखने। क्या हमने कोई और भी इस तरह से सैटेलाइट पढ़ रखा है? हमने अभी करंट एडिशन में किसी में अपने पढ़ा है, कोई 3-4 एडिशन पहले उत्तीर्ण सीरीज की, कि द स्टेट ऑफ आर्ट सैटेलाइट जो इसरो का है जिसमें वेदर और फोरकास्टिंग डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में जानकारी मिलेगी, वो कौन सा है? तो वो है इनसैट। इस तरह से आपने ध्यान रखना है, इनसैट 3DS ये जो है वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि वेदर की फोरकास्टिंग होगी, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इन चीज़ों से अच्छे से जो है इन चीज़ों को किया जाए। तो इसीलिए इनसैट 3DS जो है वो लॉन्च किया गया। उससे पहले हमने एक और क्वेश्चन पढ़ा था कि कौन सा यूनिवर्सिटी ऐसा है जिसने अपना एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम आपने ध्यान रखना है जिसने अपना सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसका नाम आपने ध्यान रखना है। तो ये हमने सैटेलाइट के जो क्वेश्चन अभी तक पढ़ रखे हैं मोटे मोटे तौर पर, वो हमने रिवाइज कर लिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और मुझे पता है इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। अगला क्वेश्चन बोलते हैं फाइंड आउट द करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड द हेडक्वार्टर। कुछ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास दी गई हैं, उनके हेडक्वार्टर जो हैं वो दिए गए हैं और मैच करना है। ये प्रीवियसली पूछा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिस मत करना। यहाँ से 4 क्वेश्चन सॉल्व होंगे एक साथ और कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो 2 नंबर सीधे पक्के हो जाएंगे। अफ्रीकन यूनियन दिया गया है, इंटरपोल दिया गया है, नाटो दिया गया है और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट दिया गया है। आप सबसे पहले क्या मैच करेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा नाटो, नाटो का हमने अभी पढ़ा कि बेल्जियम ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, तो तीसरे का बी के साथ जो है वो मैच सही मिल जाएगा, तीसरे का बी के साथ मैच सही मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। अफ्रीकन यूनियन के हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो अदीस अबाबा यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर स्थित है, तो पहले का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इंटरपोल के हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, लायोन में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा दूसरे का। और अगर हम बात करते हैं बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है बेसेल्स, ये जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ऑप्शन ये सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये पहले के साथ ए मैच होगा, दूसरे के साथ डी, तीसरे के साथ बी और चौथे के साथ सी, ये जो है वो सही आंसर आपका हो जाएगा। देखो इस तरह के हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट हैं, तो पीजीटी पेपर 1 का जो टेस्ट सीरीज ग्रुप है ना, उसके ऊपर मैंने एक लिखित में जो था वो ऐसे डाले थे हेडक्वार्टर, कुछ एक मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम इटली में जो है वो स्थित है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में जो है वो स्थित है। IEA ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में जो है वो स्थित है। और आपने ध्यान रखना है कि आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो आसियान का हेडक्वार्टर आपने क्या याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। हमने WTO पढ़ा था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो मैड्रिड स्पेन में जो है हमने पढ़ रखा है, परंतु हमने WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ रखा है, उसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है वो स्थित है। और जो हमने ग्रुप में डिस्कस किया था वहाँ पर हमने इंटरपोल भी पढ़ा था, और अभी हमने नाटो भी पढ़ा, अफ्रीकन यूनियन अभी हमने पढ़ा, तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। इनमें से जो नया आपको लगा होगा ये लगा होगा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, परंतु यहाँ पर जो टेक्निक चलनी थी ना आपकी, वो चलनी थी ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। जैसे नाटो को आप फटाफट कर देते, इंटरपोल को आप फटाफट कर देते, 2 ऑप्शन बच जाती, अफ्रीकन यूनियन बिल्कुल आसान था, इसको आप कर देते, तो इस तरह से जो था ये क्वेश्चन सॉल्व होना था आपका, बड़े ही ईजी वे में सॉल्व होना था। और एक का कोई बात नहीं, अब एक का भी पता चल गया, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का हेडक्वार्टर बेसेल्स में जो है वो स्थित है, इसका हेडक्वार्टर गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, द फेमस पोर्ट्रेट ऑफ मोनालिसा इज द क्रिएशन ऑफ ग्रेट रिनेसेंस पेंटर। तो बोलते हैं कि मोनालिसा की जो प्रसिद्ध चित्र है ये एक महान पुनर्जागरण चित्रकार के द्वारा रची गई है या फिर बनाई गई है, ये इनका नाम क्या है। देखो मोनालिसा की अगर हम बात करते हैं, ये पेंटिंग आपने बहुत बार सैकड़ों दफ़ा देखी होगी, परंतु ये बनाई किसके द्वारा गई थी ये पता होना चाहिए। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए हो गया। यहाँ से और भी फैक्ट क्लियर होंगे। ये बनाई गई थी लियोनार्दो दा विंची के द्वारा। लियोनार्दो दा विंची, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये विंची का नाम लास्ट में ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि लियोनार्दो दा विंची, ये ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखो बनाई कब गई थी, ये तो 1503 से 1519 के बीच में जो था ये बनाई गई थी। ये रखी कहाँ पर गई है, तो देखो ये रखी गई है लॉर्व म्यूजियम इन पेरिस फ्रांस में जो है ये रखी गई है। तो कहाँ के म्यूजियम में रखी गई है वो भी पता होना चाहिए, किसके द्वारा बनाई गई थी वो भी पता होना चाहिए। यहाँ से ना हम एक क्वेश्चन लिंक कर लेंगे। लिंक हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, यहाँ से हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जो है वो लिंक कर लेंगे। स्टैचू ऑफ लिबर्टी है कहाँ पर स्थित, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है USA में। अब USA में ये स्थित है, तो आपने क्या ध्यान रखना है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है USA को गिफ्ट किया गया था। USA को किसके द्वारा गिफ्ट किया गया था, तो फ्रांस के द्वारा ये USA को गिफ्ट किया गया था। कौन से ईयर में गिफ्ट किया गया था, तो अराउंड 1884 जो था वो इसको गिफ्ट किया गया था, वो भी आपने ध्यान रखना है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रीवियसली एग्जाम में पूछा गया है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी इंपॉर्टेंट है, मोनालिसा इंपॉर्टेंट है, ये 2 क्वेश्चन आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। बाकी अगर हम इंपॉर्टेंट पेंटिंग की बात करते हैं तो हमने अभी पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, कांगड़ा ब्राइड पेंटिंग हमने पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ा था, कांगड़ा ब्राइड पेंटिंग जो है वो किसकी है, तो वो शोभा सिंह की जी के द्वारा ड्रॉ की गई पेंटिंग है। एक आर्टिस्ट थे, इनकी गैलरी भी स्थित है। शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है, ये आप आंसर कमेंट करके बताएंगे। शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है वो आप बताएंगे। आगे बोलते हैं द ग्रेट स्लेव लेक इज लोकेटेड इन कंट्री। तो बोलते हैं ग्रेट स्लेव लेक जो है, स्लेव झील किस देश में जो है वो स्थित है, तो ग्रेट स्लेव लेक जो है ये कनाडा में जो है वो स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा।
अब देखो वर्ल्ड में जो इम्पोर्टेंट लेक्स आपने पढ़ी या सुनी होंगी ना, उनके बारे में हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी कंट्री में स्थित हैं। देखो लेक सुपीरियर आपने पढ़ी होगी, नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। लेक विक्टोरिया आपने पढ़ी होगी, ये अफ्रीका में जो है वो स्थित है। लेक मिचिंग पढ़ी होगी आपने, ये नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। बेकाल लेक पढ़ी होगी, ये एशिया में ही पड़ती है, रशिया में जो है ये आती है वैसे। और अगर हम बात करें कि डेड सी के बारे में आपने सुना है, डेड सी जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है, तो वो इजराइल और जॉर्डन के साथ, इजराइल और जॉर्डन के साथ जो है ये कंट्री को शेयर करते हैं। जो ये कंट्री जो है वो डेड सी के साथ लगती हैं। डेड सी का आपको पता चल गया। हमने रेड सी के बारे में पढ़ रखा है, तो रेड सी भी इंपॉर्टेंट है। रेड सी जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। देखो रेड सी की बात करें कि कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करता है, तो रेड सी का आपने ध्यान रखना है। एक ये यमन के साथ बाउंड्री शेयर करता है, एक ये सऊदी अरबिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है, एक ये इजिप्ट कंट्री के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है, एरिट्रिया कंट्री के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है, एरिट्रिया का नाम ध्यान रखना है। डिजिबौती कंट्री का नाम ध्यान रखना है, डिजिबौती कंट्री के साथ जो है ये बाउंड्री शेयर करता है। और एक आपने सूडान का नाम जो है वो ध्यान रखना है कि इसके साथ बाउंड्री शेयर ये करता है। तो ये 6 कंट्रीज़ आपने ध्यान रखनी है जिनके साथ रेड सी जो है वो रेड सी की बाउंड्री जो है वो लगती है। तो वो आपको पता चल गया। आगे हम डिस्कस करें उससे पहले देखो, अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अब देखो नौकरी का मसला है तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी ही परफेक्शन होगी और उतनी श्योरिटी जो है वो आपकी हो जाएगी। और नौकरी के जब मामला हो तो मुझे लगता है कि दिन रात एक करके मेहनत करनी चाहिए। तो इस टेस्ट सीरीज़ को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर क्या बोलते हैं विच यूनिवर्सिटी हैज़ वॉन द मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023। देखो बोलते हैं कि कौन से विश्वविद्यालय के द्वारा जो है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 जो है वो जीती गई है। हमने लास्ट एडिशन जो हमारी थी उत्तीर्ण सीरीज़ की, इससे पहले वाली, उसमें जो था ये डिस्कस किया था कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किस टीम के द्वारा, किस यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है वो जीती गई है। अभी आप कमेंट करके बताएंगे। 4 ऑप्शंस आपके पास जो है वो दिए गए हैं। उससे पहले एक बार फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा, यूपी डे जो है वो कब मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो वो जनवरी महीने में मनाया जाता है। 24 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है। एक आपने ये बात ध्यान रखनी है। और दूसरा आपने क्या ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो स्नो लेपर्ड की कहाँ पर है, तो वो लद्दाख में हमने अभी पढ़ी है। तो इन क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी आप एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एलाइड की टेस्ट सीरीज का लिंक जो है, टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। एलाइड का तो आपको पता है कि एक बार टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करेंगे तो सभी एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी। जहाँ पर भी जीके पूछी जाती है तो उसको प्रैक्टिस कर लेना अगर आप इंटरेस्टेड हैं। काफ़ी हेल्प आपकी होने वाली है। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, जहाँ पर हर एक इंपॉर्टेंट PDF नोटिफिकेशन मिल जाती है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।